बहुत पुराने समय की बात है। मोहनगढ़ नाम का एक गांव था। इस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सब अनपढ़ थे। गांव वाले सिर्फ भाग्य पर ही भरोसा करते थे। यहाँ हर फैसला सिर्फ भाग्य की पर्ची से होता था। एक रोज बड़े पीपल के पेड़ के नीचे सरपंच की सभा लगी हुई थी। वहां गांव वाले खड़े थे। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति गिरधर ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, आप हर पूर्णिमा वाले दिन इसी पेड़ के भीतर से जादुई पर्चियां निकालते हैं, पर कई दिनों से मेरी कोई पर्ची नहीं निकली। मेरे भाग्य के दरवाजे कब खुलेंगे? सरपंच जी बोले, अरे नहीं नहीं चाचा जी, इस बार मैंने खास आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज आपकी भी पर्ची निकली है। यह सुनते ही गिरधर खुश हो गया। वह बेचारा बूढ़ा गरीब किसान था। सरपंच ने एक पर्ची उठाई। सभी लोग ताली बजाने लगे। सरपंच जी बोले, सब लोग शांत हो जाइए, अब मैं गिरधर चाचा जी की पर्ची पढ़ने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही सरपंच ने गिरधर चाचा की पर्ची खोली, वैसे ही वह दंग रह गए। गिरधर ने पूछा, क्या हुआ सरपंच जी, आपकी आंखें बड़ी क्यों हो गई? कुछ गलत लिखा है क्या? सरपंच ने कहा, चाचा जी, इसमें तो लिखा है आपका वक्त आ गया है। यह सुनते ही सारे लोग घबरा गए। गिरधर चाचा तो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गांव वाले बोलने लगे, अरे सरपंच जी, अगर ऐसा कुछ लिखा था तो आपको इन्हें बताना ही नहीं चाहिए था। लगता है वक्त से पहले ही इनका वक्त आ गया। अरे कोई इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। तब सरपंच जी बोले, रुको रुको गांव वालों, परेशान मत होइए आप लोग। मुनीम जी, जल्दी से गाड़ी लेकर आइए। मैं गिरधर चाचा जी को कुछ नहीं होने दूंगा। यह सारा गांव मेरा परिवार है और यह बेचारे अकेले रहते हैं। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुनीम ने कहा, ठीक है सरपंच जी, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। मुनीम तुरंत गाड़ी लेकर आया और फिर गिरधर चाचा को गाड़ी में बिठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर साहब उनका इलाज करने लगे और बाकी लोग बाहर ही रुके हुए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए। सरपंच ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, गिरधर चाचा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लगे मैं अपनी जेब से दूंगा, लेकिन चाचा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, सरपंच जी, मुझे पता है कि आप अपने गांव वालों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, दिल का दौरा पड़ने की वजह से वे अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर साहब की बात सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। गांव के कुछ लोग बोलने लगे, बेचारे गिरधर चाचा कितने खुश थे, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। उस पर्ची में लिखी हुई बात आज तक गलत साबित नहीं हुई और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। सरपंच ने कहा, लगता है चाचा जी का वक्त आ ही गया था। ठीक है गांव वालों, उनका इस दुनिया में तो कोई है नहीं। उनका बेटा भी शहर में रहता है, जो कई सालों से यहाँ नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वह आएगा। चलिए हम सब लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सरपंच और गांव वाले चाचा के कमरे के अंदर गए तो देखा कि वहां से चाचा गायब थे। यह सब देखकर गांव वाले हैरान रह गए। सरपंच ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, चाचा जी कहाँ चले गए? हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। डॉक्टर ने कहा, सरपंच जी, उनका इलाज मैं यहीं कर रहा था। अचानक वो कहाँ जा सकते हैं? वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। मैं पूरे अस्पताल की तलाशी करवाता हूँ। डॉक्टर की टीम के साथ साथ गांव वालों और सरपंच ने भी पूरे अस्पताल की तलाशी ली, परंतु गिरधर चाचा का मृत शरीर कहीं नहीं मिला। बेचारे सरपंच और गांव वाले वहां से वापस आ गए और रात में सब लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगे। सरपंच जी, आज जो हुआ वैसा तो कुछ उस किस्मत वाली पर्ची में भी नहीं लिखा था। कहीं उस डॉक्टर ने ही तो कुछ नहीं कर दिया?
सरपंच ने कहा, अरे नहीं नहीं गांव वालों, वो डॉक्टर साहब बरसों से हमारे गांव की सेवा कर रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता उनका मुफ्त में इलाज भी करते हैं। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है सरपंच जी, हम चाचा जी की तलाश जारी रखेंगे और अगले पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। उस पूर्णिमा वाले दिन आप डॉक्टर साहब की भी पर्ची निकालना, शायद उनकी भी कोई दबी हुई सच्चाई बाहर आ जाए। कोई कितना भी अच्छा हो, हमें आंख मूंद कर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मिनटों में उनका शरीर अस्पताल से गायब हो गया। कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। उस दिन के बाद सरपंच और गांव वाले गिरधर चाचा के मृत शरीर की तलाश करने लगे, परंतु वे कहीं नहीं मिले। फिर एक रोज सरपंच की हवेली में एक वकील साहब आए। मुनीम जी भी वहीं मौजूद थे। तभी वकील साहब सरपंच जी से कहने लगे, सरपंच जी, गिरधर जी का आगे पीछे कोई नहीं था। उनका बेटा भी बचपन में ही उन्हें छोड़कर चला गया था। वो शायद शहर में ही बस गया होगा, तो अब उनकी सारी जमीन आपको ही संभालनी पड़ेगी। सरपंच ने कहा, हाँ हाँ वकील साहब, क्यों नहीं, वो मेरे पिता जैसे थे। उनके खेतों में मैं खेती करवाऊंगा और जो भी अनाज पैदा होगा गरीबों में बांटूंगा। तभी वहां पर लगभग एक 24 साल का नौजवान आ गया और वकील साहब से कहने लगा, वकील साहब, इतनी जल्दी भी क्या है, उनका बेटा अभी जिंदा है। आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे। तभी वहां पर कुछ गांव वाले भी आ गए और राजीव से कहने लगे, अरे राजीव बेटा, तुम बचपन से लेकर अब तक तुम इस गांव में सिर्फ एक ही बार आए हो। 5 साल पहले हमने तुम्हें देखा था, अचानक कैसे आना हुआ? राजीव ने कहा, गांव वालों, आप लोग तो जानते ही हो कि मैं शहर पढ़ाई करने गया था, इंजीनियर बनने गया था। इस वजह से मैं नहीं आ पाया। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए नई नई नौकरी छोड़कर भी नहीं आ सकता था। लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने सोचा एक बार गांव होकर आता हूँ। सरपंच जी भड़क उठे और बोलने लगे, तुमसे बड़ा लालची बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सिर्फ गिरधर चाचा जी की जमीन हड़पने आए हो और कुछ नहीं। राजीव बोला, नहीं नहीं सरपंच जी, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? आपको जमीन चाहिए ना, वो जमीन आप रख लीजिए। मैं तो बस इस मिट्टी की सुगंध लेने आया हूँ। मैं आपके जितना लालची नहीं हूँ। उसके इतना बोलते ही गांव वाले, यहाँ तक कि वकील भी भड़क गए। तभी गांव का ही एक व्यक्ति सुनील गुस्से से भर उठा और बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो राजीव? अभी तुम सरपंच जी को जानते नहीं हो। वो हमारे लिए भगवान हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी का मृत शरीर अचानक अस्पताल से गायब हो गया। हम उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। राजीव भी ऊंचे स्वर में बोला, आप लोगों के होते हुए मेरे पिता का मृत शरीर गायब हो गया और आप लोग मुझे ही गलत कह रहे हैं। वैसे मुझे उनकी खेती चाहिए ही नहीं। इतना बोलकर राजीव वहां से चला गया और सीधा अपने पिता के घर पहुंचा। राजीव अकेली उस घर में बैठकर अपने पिता को याद कर रहा था। पिताजी, अब मैं हमेशा इसी गांव में रहूंगा, क्योंकि यहीं पास में मेरी पोस्टिंग हो गई है। मुझे भी बचपन से लेकर अभी तक इस गांव की याद सताती थी। यहाँ के खेत, पेड़ पौधे मुझे पुकारते थे, पर क्या करता? अगर मैं यह कठिन फैसला ना करता तो इन गांव वालों की तरह अनपढ़ रह जाता। दुनिया मुझे मूर्ख बनाती, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी दूर से गांव की ही एक औरत सुलोचना ने उसकी बातें सुन ली। वो तुरंत उसके घर के अंदर आ गई और राजीव से कहने लगी, बेटा राजीव, अब पहले तो मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अपने पिता की जायदाद का कोई लालच ही नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। इस गांव में तुम पहले एक ऐसे इंसान हो जो पढ़े लिखे हो। हमें तुम पर गर्व है बेटा।
राजीव बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी, कम से कम आपने तो मुझे समझा। इतने में वहां पर सुलोचना की जवान बेटी खुशबू खाना लेकर आ गई और राजीव से कहने लगी, ये लो राजीव, खाना खा लो, मैं तुम्हें हर रोज खाना खिलाने आया करूंगी। राजीव सुलोचना से बोला, अरे चाची जी, यह आपकी वही बेटी है ना जिसके बचपन में नाक बहा करती थी? गांव के सारे बच्चे हम सब एक साथ खेला करते थे। सुलोचना ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, तुझे तो बचपन की सारी बातें याद है। तभी खुशबू ने कहा, अरे राजीव, तुम ये सब बातें भूल ही जाओ तो ही अच्छा है, चुपचाप खाना खाओ। तो इस तरह अब राजीव को खाने पीने की भी समस्या नहीं रही। 2 दिन बाद गांव में सरपंच जी और वकील साहब टहल रहे थे। सरपंच जी ने कहा, वकील साहब, 2 दिन हो गए, अभी तक गिरधर चाचा जी के खेत के मेरे नाम पर नहीं हुए। अरे जल्दी से कानूनी रूप से वह खेत मेरे नाम पर कर दीजिए ताकि मैं उसमें खेती कर सकूं और कुछ गरीबों को फायदा भी दे सकूं। वकील ने कहा, अरे सरपंच जी, अचानक वो राजीव आ गया है ना, तो अब इतना आसान नहीं है, अभी 2-4 दिन और लग जाएंगे। तभी वहां पर एक लग्जरी कार से एक बहुत ही बुजुर्ग सीनियर वकील पहुंच गए। उनके हाथ में भी एक फाइल थी। उन्होंने उन दोनों से कहा, सरपंच जी और वकील बाबू, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक मैं हूं तब तक कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होगा। सरपंच जी, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके अच्छे कामों के बारे में भी सुना है। गिरधर जी का बेटा चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन वह अब तक जिंदा है। गिरधर जी की सारी जमीन उनके बेटे के नाम पर ही होगी। मैं जाकर उनके बेटे को सारे कागजात देकर आता हूँ। बड़े वकील साहब तुरंत राजीव के घर पहुंचा और कागजों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए और राजीव से बोला, मुबारक हो बेटा, उम्मीद है अपने पिता की उस जमीन का अच्छे से ख्याल रखोगी। राजीव ने कहा, जी बिल्कुल वकील साहब, वो मेरे पिताजी की निशानी है, मैं उसे कभी बेचूंगा नहीं, चिंता मत कीजिए। और वहां पर मैं एक स्कूल खोलूंगा। खैर, वकील साहब वहां से चले गए, लेकिन खिड़की से सरपंच और मुनीम यह सब देखकर दंग रह गए। मुनीम ने मुंह बनाते हुए कहा, सरपंच जी, इस बार तो सब कुछ उल्टा ही पड़ गया। सरपंच जी बोले, अरे मुनीम, कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं। मुनीम और सरपंच इतना कहकर वहां से दोनों चले गए। इधर शाम के वक्त राजीव के घर खुशबू आई और बोली, राजीव, चलो ना, खेतों के पास चलते हैं जहां हम लोग बचपन में खेला करते थे। फिर कुछ समय के बाद राजीव और खुशबू खेतों के किनारे पहुंच गए। तभी राजीव ने कहा, खुशबू, यहाँ आकर मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तुम्हें पता है, एक बार मैं जामुन तोड़ते हुए उस पेड़ से नीचे गिरा था, फिर तुमने अपना दुपट्टा मेरे हाथ में बांध दिया था। खुशबू बोली, मुझे एक एक घटना याद है राजीव। वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो शहर में रहने लगे हो, वहां तो मुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हारी दोस्त बन गई होंगी। राजीव ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तो लड़कों के हॉस्टल में पढ़ता था, वहां चारों तरफ लड़के ही लड़के रहते थे। वैसे भी तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, तुमसे अच्छी दोस्त मेरी कभी कोई और हो ही नहीं सकती। खुशबू ने कहा, लेकिन राजीव, मैं तो अनपढ़ हूं ना, इसलिए तुम तो अब मुझसे बात ही नहीं किया करोगे। राजीव ने कहा, मैं तो शुरू से ही चाहता हूं कि पूरा गांव शिक्षित हो जाए। जहाँ पिताजी का खेत है वहाँ मैं एक स्कूल बनाऊंगा जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब पढ़ाई करेंगे। और तुम चिंता मत करो, आज रात से मैं तुम्हें भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इतना सुनते ही खुशबू खुश हो गई। अरे वाह राजीव, तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो। चलो, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। राजीव को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन दूर से उन लोगों को सरपंच और मुनीम ने देख लिया। तभी सरपंच मुनीम से कहने लगा, लगता है मुनीम, इन दोनों का चक्कर चलने लगा है। मुनीम ने कहा, कोई बात नहीं सरपंच जी, जो भी उनकी किस्मत में लिखा होगा वो तो पर्ची में कभी ना कभी निकल ही आएगा। फिर इसी तरह से धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। राजीव सुबह 10 बजे काम पर चला जाता था और शाम को वापस आकर खुशबू को पढ़ाता था। पूर्णिमा वाली रात एक बार फिर से पूरा गांव उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ। इधर खुशबू भागती हुई राजीव के घर पहुंची और बोलने लगी, अरे राजीव, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी चलो, हमारे गांव की भाग्य की पर्चियां निकलने वाली हैं। राजीव ने कहा, खुशबू, तुम्हारा गांव अभी भी उस भाग्य वाली पर्चियों के पाखंड में फंसा हुआ है। बचपन में मुझे भी यह सब सही लगता था, लेकिन यह सब पाखंड है और कुछ नहीं। खुशबू बोली, अरे नहीं नहीं राजीव, उस पर्ची में जो भी लिखा होता है वह सच हो जाता है। तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो। राजीव बोला, हाँ हाँ खुशबू, देखना तो पड़ेगा ही, चलो चलते हैं। राजीव और खुशबू भी वही गांव वालों के बीच पहुंच गए और जमीन पर बैठ गए। सरपंच जी बोले, सुनील, सुलोचना जी और श्याम, तुम तीनों की पर्ची आज निकली है। सरपंच ने पहले सुनील की पर्ची निकाली और पढ़ने लगा। तभी सुनील सरपंच जी से कहने लगा, क्या हुआ सरपंच जी, कहीं मेरा भी तो वक्त नहीं आ गया? सरपंच ने कहा, नहीं सुनील, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लिखा है, अगर 1 घंटे के अंदर तुमने अपने सारे खेत मेरे नाम पर ना किए तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। सरपंच की बात सुनकर राजीव उठ खड़ा हुआ और सरपंच जी से कहने लगा, अरे सरपंच जी, क्यों गांव वालों को मूर्ख बना रहे हो? सरपंच जी बोले, तुम पढ़ लिख कर भगवान से भी बड़े बन गए हो क्या? ये लो, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, खुद ही पढ़ लो। राजीव बोला, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह पर्ची आपने ही लिखी होगी। सुनील ने कहा, अरे ओ मूर्ख लड़के, तो चुपचाप बैठ जा, हम अपने भगवान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। सुनील की बात सुनकर मुनीम सरपंच की ओर धीरे से कहने लगा, सरपंच जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मुनीम, जल्दी आओ, और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। मुनीम तुरंत वहां से उठकर चला गया। इधर सरपंच गांव वालों से कहने लगा, अरे कोई बात नहीं सुनील, तुम चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा। और अब मैं दूसरी पर्ची सुलोचना बहन जी की पढ़ता हूँ। पर्ची पढ़कर सरपंच ने कहा, सुलोचना बहन, तुम्हारी पर्ची में लिखा है कि आज रात तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यह सुनते ही सुलोचना और खुशबू घबरा गई। तभी सुलोचना सरपंच से कहने लगी, यह क्या कह रहे हैं सरपंच जी? इसका मतलब आज मेरे साथ कुछ अनर्थ होने वाला है। राजीव बोला, अरे चाची जी, कुछ अनर्थ नहीं होगा, सरपंच जी की बातों पर भरोसा मत करो। सुलोचना बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। सरपंच जी के बारे में ऐसा मत बोलो, और वैसे भी थोड़ी देर में सब कुछ पता ही चल जाएगा। सरपंच जी बोले, सही कह रही हो बहन जी, अब जो भी होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। यह भाग्य की पर्ची कभी झूठ नहीं बोलती। तभी श्याम बोल पड़ा, सरपंच जी, अब जल्दी से मेरी भी पर्ची पढ़ लीजिए। सरपंच बोले, हाँ श्याम, अब मैं तुम्हारी पर्ची पढ़ता हूँ। अरे वाह श्याम, तुम्हारी पर्ची में तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। तुम्हारी पर्ची में लिखा है कि सुबह होने से पहले तुम्हें जमीन में पड़े हुए 1,000 रुपये मिलेंगे। श्याम के साथ साथ सारे लोग ताली बजाने लगे। श्याम ने कहा, क्या बात है सरपंच जी, मुझे अपने खेतों में खाद डालने के लिए 500 रुपये किसी से उधार चाहिए था। अच्छा है, अब मुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा। राजीव, हर पर्ची में गलत ही नहीं लिखा होता। अरे जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही पर्ची में भी लिखकर आता है।
यह पीपल का पेड़ जादुई है। अगर ऐसा ना होता तो सिर्फ पूर्णिमा वाली ही रात ही पर्ची क्यों निकलती? सरपंच जी तो कभी भी अपने हाथ से पर्ची लिख सकता था ना। खैर, राजीव उस वक्त कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। सरपंच जी बोले, चलो गांव वालों, आज सिर्फ 3 लोगों की ही पर्ची निकली है। अगली पूर्णिमा वाली रात राजीव, खुशबू और शायद मेरी और मुनीम की भी पर्ची निकली। सुनील बोलने लगा, क्या बात है सरपंच जी, बड़ी दिनों बाद आपकी पर्ची निकलने वाली है। लेकिन अब मैं करूं क्या सरपंच जी? मेरे पास सिर्फ एक ही खेत है, वह मैं आपके नाम कर दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? सरपंच ने कहा, देखो सुनील, जो इस पर्चे में लिखा था वो मैंने बता दिया, अब जो तुम्हारी मर्जी हो करो। सुनील ने कहा, ठीक है सरपंच जी, मैं सोच कर बताता हूँ। तो सारे गांव वाले वहां से उठकर चल दिए। लेकिन जैसे ही सुनील अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह गिर चुका था। सुलोचना, खुशबू और राजीव भी वहीं मौजूद थी। सुनील हैरान रह गया, हे भगवान, यह क्या हो गया? देखा राजीव, जो उस पर्ची में लिखा था वही हुआ ना? तुमने मुझे भ्रम में डाल दिया, वरना मैं उसी वक्त अपने खेत सरपंच के नाम कर देता और मेरा घर बच जाता। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? राजीव बोला, देखो सुनील चाचा, यह कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है। ऐसी कोई भाग्य वाली पर्ची नहीं होती, आप लोग समझते क्यों नहीं? सुनील बोलने लगा, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। अभी मैं सरपंच के पास जाता हूँ और अपने खेत उनके नाम पर कर देता हूँ, और दोबारा मेरा घर बनाने में सरपंच जी मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर सुनील भागता हुआ वहां से चला गया। सुलोचना ने कहा, चलो खुशबू बेटी, हम लोग अपने घर चलते हैं, खाना बनाते हैं। राजीव बेटे को भूख लगी होगी। राजीव ने कहा, अरे नहीं चाची जी, आपके घर तो आज चूल्हा ही नहीं जलेगा, तो आप दोनों भी भूखे रहेंगे और मुझे भी भूखा ही रहना पड़ेगा। खुशबू ने कहा, राजीव, तुम्हें तो भाग्य पर भरोसा ही नहीं है। अरे तुम्हारी भी कुछ किस्मत रही होगी, तभी तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े इंजीनियर बन गए। हम लोगों की किस्मत अनपढ़ रहने की थी, इसलिए अनपढ़ रह गए। चलो माँ, राजीव कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गया है। इतना बोलकर जैसे ही खुशबू और सुलोचना अपने घर पहुंची, वैसे ही वहां पर वही वकील मिल गया और सुलोचना से बोलने लगा, अरे बहन जी, मेरी किस्मत कुछ दिनों से बहुत बेकार चल रही है। मेरी तो पर्ची भी नहीं निकल रही। एक पंडित जी ने कहा है, 5 विधवा महिलाओं को उनके परिवार सहित भोजन कराओ, तब शायद मेरी किस्मत बदल जाए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी एक विधवा हो, तो आप अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ चलिए। आज आप दोनों हमारे घर भोजन करेंगी। यह सुनते ही सुलोचना और खुशबू दंग रह गई और खुश भी हुई। खुशबू बोली, देखा माँ, हमारे साथ कुछ बुरा भी नहीं हुआ और हमारे घर में आज रात चूल्हा भी नहीं जलेगा। चलिए, हम लोग वकील साहब के घर चलते हैं और खाना पैक करा के राजीव के लिए भी ले आएंगे। सुलोचना ने कहा, हाँ बेटी, यह सही रहेगा। वकील साहब, आप चलिए, हम दोनों तैयार होकर आते हैं। ठीक है बहन, जल्दी आइएगा। इतना बोलकर वकील साहब वहां से चले गए। सुलोचना अपनी बेटी के साथ अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन दूर से राजीव ने यह सब देख लिया और सोचने लगा, इस सरपंच को तो एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर होना चाहिए था। क्या स्क्रिप्ट लिख रहा है यह? पर्ची में कुछ चीजें अच्छे लिख देता है, जिससे गांव वालों का भरोसा भी बना हुआ है। अब तो जंग किस्मत और बुद्धि के बीच होगी। देखता हूँ, किस्मत जीतती है या फिर बुद्धि। यही सब सोचते सोचते राजीव अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे श्याम दिखाई दिया। जैसे ही श्याम अपने घर की चौखट पर पहुंचा, वैसे ही उसे 500 के 2 नोट पड़े हुए दिखाई दिए। श्याम खुश हो गया, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे 1000 रुपये मिल गए। जय हो भाग्य वाली पर्ची की।
इन सब तरीकों से गांव वालों का विश्वास उस भाग्य वाली पर्ची पर और भी ज्यादा बढ़ गया। करीब आधी रात में सुलोचना और खुशबू वकील की दावत से वापस आई। खुशबू ने कहा, माँ, यह खाना मैं राजीव को देकर आती हूँ, बेचारा भूखा होगा। अपनी बुद्धि का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करता है ना, तो उसे भूख भी लगती होगी। सुलोचना ने कहा, हाँ बेटी, सही कहा तूने। खुशबू खाना लेकर तुरंत राजीव के घर गई और बोली, राजीव, मैंने खाना रख दिया है, खाकर सो जाना, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर खुशबू वहां से चली गई। राजीव को खुशबू का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगा, मुझे तो लगने लगा था कि खुशबू मुझे पसंद करती है। मैं भी दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगा था। पर जब से मैंने उस सरपंच को गलत बोल दिया, तब से इसका प्यार भी खत्म हो गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बस अगली पूर्णिमा का इंतजार है मुझे। इस तरह धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। पूर्णिमा की रात से एक दिन पहले सरपंच और मुनीम एक कमरे में अकेले बैठकर आपस में बातें करने लगे। मुनीम, मैं तुम्हारी पर्ची में लिखता हूँ कि सुलोचना की बेटी खुशबू की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर दी जाए, वरना अगर किसी और से खुशबू की शादी हुई तो शादी के अगले दिन ही वो विधवा हो जाएगी, अपनी माँ की तरह। मुनीम ने कहा, क्या बात है सरपंच जी, मेरा बेटा तो वैसे भी खुशबू को बहुत पसंद करता है। आप तो सच में लोगों की दिल की बात समझते हैं। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तुम ही हो जो मेरे सारे रहस्य जानते हो, इसलिए तुम्हारे बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पर्ची में लिखता हूँ कि सारे गांव वाले मुझे हजारों रुपए दान करें, वरना इस गांव में सूखा पड़ जाएगा। लोग 1000 रुपए भी दान करेंगे तो भी हमारी पेटी भर जाएगी। मुनीम बोला, क्या बात है सरपंच जी, लेकिन आप राजीव की पर्ची में क्या लिखेंगे? सरपंच बोले, राजीव हमारे बीच का सबसे बड़ा कांटा है। अगर वह ज्यादा दिन इस गांव में टिका रहा तो हमारा भांडा फोड़ देगा। इसलिए उसकी पर्ची में लिखता हूँ कि अगर वह पूर्णिमा के दूसरे दिन ही यह गांव छोड़कर 50 किलोमीटर दूर जाकर रहना होगा, नहीं तो इस गांव में भयंकर भूकंप आ जाएगा जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे। मुनीम ने कहा, और गांव वाले तो भाग्य की पर्ची को भगवान की पर्ची मानते ही हैं। सारे लोग खुद ही उसे जूते मार मार कर इस गांव से बेदखल कर देंगे। सरपंच जी बोले, हाँ मुनीम, चलो, अब आधी रात हो चुकी है, अब जल्दी से जाओ, ये सारी पर्चियां उस पीपल के पेड़ के नीचे छुपा दो जाकर। मुनीम बोला, ठीक है सरपंच जी, इस बार तो कुछ अलग ही मजा आएगा। मुनीम सारी पर्चियां लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन दूर से राजीव ने यह सब देख लिया। राजीव खुद से कहने लगा, मुझे तो पता ही था कि यह सरपंच ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन अब मुझे अपनी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। इतना बोलकर राजीव वहां से चला गया। अगली शाम फिर से सरपंच ने सभा बुलाई। इससे पहले कि सरपंच कुछ बोलता, राजीव ही बोल पड़ा, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था। आपको बुरा भला कहने की वजह से पूरा गांव मुझसे नाराज है। सुलोचना चाची और खुशबू भी मुझसे नाराज है। अब मैं समझ गया हूँ कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं फालतू की बुद्धि लगा रहा था। सरपंच जी बोले, चलो, अच्छा हुआ राजीव, तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने आई। हर बात में बुद्धि नहीं लगाई जाती। चलो, अब मैं सबकी पर्ची पढ़ना शुरू करता हूँ। तभी राजीव बोला, लेकिन एक मिनट सरपंच जी, मैं चाहता हूँ आज की पर्चियाँ खुशबू पढ़े, क्योंकि हर शुभ काम कन्या के हाथ से हो तो सबसे अच्छी बात है। और वैसे भी आज तो आपकी और मुनीम जी की भी पर्ची निकलने वाली है, तो क्यों ना एक कुंवारी कन्या से वह सारी पर्चियां पढ़ाई जाए। फिर इस बात के लिए सारे गांव वाले राजी हो गए। तभी गांव का सुनील कहने लगा,
हाँ सरपंच जी, आज पहली बार राजीव ने कोई सही बात कही है। खुशबू बिटिया, तुम ही सारी पर्ची पढ़ो आज। खुशबू ने कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। सरपंच जी भी बोले, हाँ हाँ, आ जाओ बेटी, आज तुम ही यह सारी पर्ची पढ़ दो। खुशबू उठकर पीपल के पेड़ के पास गई और जड़ों के अंदर से सारी पर्चियां निकाल ली। वो बारी बारी से सबकी पर्ची पढ़ने लगी। गांव वालों, सबसे पहले मैं सरपंच जी की पर्ची पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि पूर्णिमा के दूसरे दिन ही अगर सरपंच जी ने अपना पद त्याग कर बनारस में जाकर संन्यास नहीं ले लिया तो इस गांव में भूकंप आ जाएगा और सब के सब मारे जाएंगे। यह सुनते ही सारे लोग दंग रह गए और सबसे ज्यादा तो सरपंच और मुनीम। तभी मुनीम सरपंच के कानों में धीरे से कहने लगा, अरे सरपंच जी, यह सब क्या हो रहा है? खुशबू ने फिर कहा, और गांव वालों, दूसरी पर्ची है मुनीम जी की। इसमें लिखा है कि अगर मुनीम जी ने अपने बेटे की कहीं भी शादी की तो शादी के अगले ही दिन मुनीम जी का बेटा यह दुनिया छोड़कर चला जाएगा। सरपंच जी बोले, अरे मुनीम, यह तो तुम्हारे बारे में भी सब उल्टा लिख गया। खुशबू ने फिर कहा, और गांव वालों, तीसरी पर्ची मेरी और राजीव की है, जिसमें लिखा है खुशबू की शादी अगर राजीव के साथ हो जाएगी तो यह पूरा गांव बदल जाएगा। इस गांव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह सुनकर सारे लोग दंग रह गए और खुश भी हुए। तभी राजीव अपने मन में सोचने लगा, फंस गया बेचारा सरपंच मेरी बुद्धि के जाल में। अब देखता हूँ इसकी किस्मत इसे कैसे बचाती है। इधर खुशबू भी अपने मन में सोचने लगी, मैं अपने दिल की बात राजीव से नहीं कह पा रही थी, पर शायद किस्मत में ही यही लिखा था। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। सुलोचना भी बहुत खुश हुई और बोलने लगी, क्या बात है बेटी, मुझे तो राजीव बेटा शुरू से ही पसंद है। राजीव बेटा, क्या तुम मेरे दामाद बनोगे? सुनील ने कहा, अरे राजीव बेटा, तुम खुशबू बिटिया से शादी कर लो। इससे हमारे गांव की किस्मत बदल जाएगी, सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह भाग्य की चिट्ठी कभी झूठ नहीं बोलती। यह तो अब तुम भी स्वीकार कर चुके हो। राजीव बोला, हाँ गांव वालों, मैं भी खुशबू को बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो बचपन से ही इसे पसंद करता हूँ और हम दोनों की शादी से अगर गांव वालों का भला होता है तो यह बात बहुत अच्छी है। मैं भी इस भाग्य की पर्ची को बहुत मानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों की शादी होते ही यह गांव बदल जाएगा। लेकिन मुनीम के बेटे की शादी नहीं होनी चाहिए और सरपंच जी को सरपंच का पद छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए, वरना इस गांव में भूकंप आ जाएगा। सरपंच जी भड़क उठे, यह सब क्या बकवास है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, कोई भूकंप नहीं आएगा। श्याम ने कहा, अरे सरपंच जी, यह आप क्या कह रहे हैं? इस भाग्य की पर्ची को तो सबसे ज्यादा आप ही मानते हो और अभी तक जो भी भाग्य की पर्ची में लिखा होता था सब वैसा ही होता था। आपको तो संन्यास लेना ही पड़ेगा, वरना इस गांव में भूकंप आ जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। अब सरपंच बेचारा सोच में पड़ गया, पक्का यह सब राजीव ने ही किया है, बहुत बुरा फंसा दिया मुझे। सच बोलूंगा तो भी फंसूंगा और झूठ बोलूंगा तो उससे भी बुरा फंस जाऊंगा। अगर मैंने संन्यास नहीं लिया और संन्यास लेने के बाद इस गांव में भूकंप ना आया तो मेरी पर्ची वाली बात वैसे ही झूठी साबित हो जाएगी। सुनील ने कहा, गांव वालों, किस्मत की पर्ची में चाहे जितना भी बुरा लिखा होता है, हमने आज तक वह सारी बातें मानी हैं। अपने सारे खेत भी सरपंच के नाम कर दिए, तो आज भी एक कठिन फैसला लेना ही पड़ेगा। सब लोग मिलकर सरपंच जी को धक्के मारकर यहाँ से भगा दो। सरपंच जी अब डर के मारे बोले, यह क्या कह रहे हो गांव वालों, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुलोचना ने कहा, हम सरपंच जी को अपना भगवान मानते हैं और भाग्य की पर्ची को भी।
लेकिन पूरे गांव की जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। भगा दो सरपंच जी को यहाँ से। पूरे गांव वालों ने आंदोलन कर दिया। सब अपने अपने घरों से लाठी डंडे ले आए। फिर सरपंच और मुनीम को मार मार कर वहां से भगा दिया। सबने कहा, माफ करना सरपंच जी, हमने यह सब मजबूरी में किया, वरना हम सब मारे जाते। इस तरह कुछ ही दिनों बाद राजीव और खुशबू की शादी होने लगी। लेकिन फेरे होने से पहले राजीव के पिताजी गिरधर वहां पहुंच गए, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। अरे गिरधर चाचा जी, आप, और इतने दिनों तक आप कहाँ रहे? गिरधर ने कहा, हाँ मैं इस सरपंच की सारी सच्चाई बहुत पहले ही जान गया था, इसलिए मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर यह सारी योजना बनाई। डॉक्टर साहब को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। जहां मेरा बेटा नौकरी करता है, मैं उसी कंपनी में ही रहता था और छुप छुप कर राजीव से मिलता भी रहता था। वो भाग्य की पर्ची वाली बात पूरी तरह से झूठ थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक मेरा आखिरी वक्त क्यों नहीं आया। जो पंडित राजीव और खुशबू की शादी करवा रहा था, राजीव ने उस पंडित की दाढ़ी नोच ली, उसके सारे कपड़े उतार दिए। उसे देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि सरपंच ही था। श्याम बोलने लगा, सरपंच जी, आप, यह सब क्या है? सरपंच ने कहा, सारी सच्चाई तो तुम लोगों को पता ही चल गई है। मीरा मुनीम भी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं दर दर भटक रहा हूँ। पंडित बनकर लोगों की शादी करवाता हूँ, लोगों के घर में पूजा करता हूँ, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ। गिरधर चाचा ने कहा, सरपंच तू यहाँ पर मौजूद है, फिर भी इस गांव में कोई भूकंप नहीं आया। इसका मतलब वो भाग्य की पर्ची वाली सारी बात झूठ थी ना? सरपंच ने कहा, हाँ, वो सारी बातें झूठ थी। वो पर्चियां एक रात पहले मैं ही उस पीपल के पेड़ के नीचे रखवा देता था। श्याम, वो 1,000 रुपए मेरे ही आदमी ने तुम्हारे घर के बाहर रख दिए थे। और सुनील, उस दिन मुन्नीम जब घूमने बाहर गया था, तब वो अपने आदमी के साथ तुम्हारा घर गिरा रहा था। और सुलोचना जी, उस रात आपके घर चूल्हा नहीं जला था, यह भी योजना मैंने ही बनाई थी। वकील ने जानबूझकर तुम दोनों को बुलाया। यह सब मैं इसलिए करता था ताकि उस भाग्य वाली पर्ची पर आप लोग अंधविश्वास करने लगे, जिसकी आड़ में मैं आपसे पैसे वसूलता रहता था, आपको लूटता रहता था। मुझे माफ कर दीजिए। सुनील ने गुस्से से कहा, जिसे हम अपना भगवान मानते थे, वह तो हैवान निकला। गांव वालों, इसे मार मार कर यहां से भगा दो। फिर क्या था, गांव वालों ने एक बार फिर से सरपंच को मार मार कर गांव से भगा दिया। गिरधर चाचा कोई दूसरे पंडित जी लेकर आए। फिर राजीव और खुशबू की शादी हो गई। कुछ ही दिनों बाद राजीव ने उन्हीं खेतों में एक स्कूल बनाया, जिसमें पूरा गांव पढ़ाई करने लगा और गांव वाले पढ़ना लिखना जानने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।